हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने मुगल एम्पायर तक के सारे वीडियोस पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक को, दैट इज मराठा एम्पायर को डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू सी कि मराठा एम्पायर से क्या क्या क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मराठा एम्पायर में पिछले 20 से 22 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मराठा एम्पायर से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मराठा एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो था और जो फाइनेंशियल सिनेरियो था, ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फाइनेंसेस है, इन दोनों चीज़ों को अभी भी आपको मिस आउट नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले कवर करना है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। सो जो भी क्वेश्चंस बेसिकली पिछले कुछ सालों में आए हैं मराठास से, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1995 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द मैप गिवन बिलो, जिसके अंदर टोटल 4 जो प्लेसेस थे वो प्लॉटेड थे, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 4 में से जो सीट्स ऑफ पावर थी वो कौन सी, जो प्लेस मार्क्ड है वो कौन सा सीट ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पता होगा तो मराठा एम्पायर जो है वो 4 मेन डायनेस्टीज में डिवाइडेड था, सिंधियास, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसलेस। नाउ बस ये पूछा जा रहा है कि सिंधिया का जो मेन पावर था, पावर का जो गढ़ था, वो कहाँ पे प्रेजेंट था, और होलकर्स का, गायकवाड़ का एंड भोसलेस का सेम लाइंस पर कि एग्जैक्टली उनका पावर सेंटर कहाँ था। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नाउ अगर आपको पता होगा, देखो अगर आपको ये चारों चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर आप 2 देखिए, मतलब 2 और 3 जो है उसको काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है यूपीएससी के द्वारा, बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 और 4। अगर आपको 1 और 4 पता हो तो आप यहाँ से आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जो सिंधियास थे ना, सिंधियास का जो पावर सेंटर था वो ग्वालियर में हुआ करता था। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो सिंधिया का जो पावर सेंटर था वो ग्वालियर में हुआ करता था। ग्वालियर एमपी के अंदर प्रेजेंट है, अपर एमपी के अंदर है। तो वो फर्स्ट जो मैप पे जो फर्स्ट प्लॉटिंग की हुई है वो ग्वालियर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्चुअली सिंधियास को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आप बाकियों को देखेंगे तो जो होलकर्स थे, होलकर्स का पावर सेंटर इंदौर में था। देखिए ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर इंदौर में होलकर्स का पावर सेंटर था। सिमिलरली अगर आप गायकवाड़ की देखते हैं तो गायकवाड़ का ध्यान रखिएगा, टोटल 3 डिफरेंट कैपिटल्स रहे हैं। पहला था सोनगढ़, दूसरा था पतन और तीसरा था बड़ौदा। ये तीनों ही जगह गुजरात के अंदर प्रेजेंट थी। तो गायकवाड़ एक्चुअली गुजरात के अंदर रूल करते थे, जो कि सोनगढ़, पतन और बड़ौदा, ये 3 जगहों पर उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया था ओवर द ईयर्स। एंड देन केम भोसलेस। भोसलेस का मेन कैपिटल इंदौर और नागपुर के आसपास में हमेशा रोटेट किया है। पहले इंदौर था, फिर चेंज होकर नागपुर हुआ, एंड देन वंस अगेन इट केम बैक टू इंदौर। सो अगर आप बहुत ही आसानी से बस इतना देखेंगे कि सिंधियास का जो पावर सेंटर ग्वालियर था वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो भोसलेस है उनका पावर सेंटर जो इंदौर था वो यहाँ प्रेजेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बिकॉज 2 और 3 आपको अगर बहुत अच्छे से पता नहीं भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 1 और 4 से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं एंड द आंसर विल बी फर्स्ट। देखो जो फर्स्ट मैप है वो सिंधिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला होलकर को, थर्ड वाला गायकवाड़ को एंड फोर्थ वाला भोसलेस को। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। आपको यहाँ पर अभी मैपिंग को देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पावर सेंटर कहाँ प्रेजेंट था, बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज कि सिंधिया का पावर सेंटर ग्वालियर था। ठीक है, होलकर्स का इंदौर था, गायकवाड़ की टोटल 3 पावर सेंटर हुआ करते थे। फर्स्ट वाज सोनगढ़, उसके बाद हुआ पतन एंड देन केम ऑन टू बड़ौदा, एंड फाइनली भोसलेस का था इंदौर एंड नागपुर। ठीक है, सो अगर इतना भी मालूम है तो मराठा एम्पायर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स है वो हमें मालूम चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो पहली चीज़ क्या मालूम चली हमें, जो प्लेसेस है, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं मराठा एम्पायर से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1995 के अंदर ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज द मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन टू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच एम्पायर, वॉज इट वोदियार्स, जैमुरीन्स, होयसालास या फिर मराठास। इन चारों में से किस पर्टिकुलर जो डायनेस्टी है इसमें मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। नाउ आपको ध्यान रखना होगा, जो मोदी स्क्रिप्ट है उसको आज भी महाराष्ट्र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मोदी स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखिए कि वोदियार्स, जैमुरीन्स, होयसालास और मराठास, इन चारों में से महाराष्ट्र के रीजन में कौन रूल कर रहे थे। द आंसर इज मराठास।
मराठास ने ही एक्चुअली मराठी जो स्क्रिप्ट है, मराठी लैंग्वेज है, उसकी नींव रही थी। सो ऑब्वियसली मोदी स्क्रिप्ट को भी मराठास ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट टू द आंसर। सो जैसा मैंने आपको बताया, मोदी स्क्रिप्ट जो है उसको मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मराठास ने जितने भी रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रखे हैं ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्चुअली मोदी स्क्रिप्ट के अंदर रखे गए हैं। मतलब कि या तो वो मोदी स्क्रिप्ट में लिखते थे या फिर वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते थे। नो, देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ हिंदी। तो जो भी चीज़ आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे देखिए हम ये हिंदी में लिख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, और मोदी स्क्रिप्ट जो होगा उसको मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने 2 क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन मराठास के बारे में, और एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर स्क्रिप्ट इन मराठास के बारे में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अष्टप्रधान के ऊपर है। द क्वेश्चन सेज अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस एम्पायर के अंदर प्रेजेंट थे अष्टप्रधान? वाज इट इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटर्स, चोलास, विजयनगरस या फिर मराठास? सो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में अष्ट का मतलब होता है 8, प्रधान का मतलब होता है मिनिस्टर्स। सो 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया था, और बेसिकली ये बनाया गया था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और बहुत ही सिमिलर लाइंस पे जो मुगल्स थे, मुगल्स के यहाँ पर भी टोटल 9 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसको हम नवरत्न बोलते थे। नवरत्न, राइट। बट ये जो नवरत्न थे ना, इनके नवरत्न की इंपॉर्टेंस ये थी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं, सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, रादर वो सारे के लोग, जो लोग इंपॉर्टेंट लोग होते थे, उन सबको नवरत्न के अंदर डाला जाता था। जैसे कि तानसेन, मियाँ तानसेन एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, बट उनको भी इस नवरत्न के अंदर डाला गया था, राइट। लेकिन यहाँ पर जब हम बेसिकली बात करते हैं मराठा एम्पायर की, तो इनके जो अष्टप्रधान थे, जो 8 मिनिस्टर्स थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली दे वर एक्चुअली फ्रॉम वो लोग जो कि पूरे के पूरे एम्पायर को रूल करने में किंग की हेल्प करते थे। ठीक है, सो अष्टप्रधान जैसा मैंने आपको बताया मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको शिवाजी ने बनाया था। शिवाजी कौन थे? वो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, और इसको 1674 के अंदर अष्टप्रधान की नींव रखी गई थी। ये एक मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन है, मतलब कि मिनिस्ट्रियल सेटअप है जो मराठा एम्पायर के अंदर प्रेजेंट होता है। टोटल 8 मिनिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर पेशवा बोला जाता है। पेशवा, ठीक है, आपने सुना होगा पेशवा बालाजी राव, राइट, पेशवा नाना साहेब। तो ये सब जो होते हैं इनका पेशवा बोला जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी होती है शुरोनवीस। सेक्रेटरी को बोलते हैं शुरोनवी, जो कि सब कुछ संभालते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह, फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलेगा, ये सब संभालने का काम सेक्रेटरी का होता है। थर्ड, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य बोला जाता है। अमात्य या फिर इनको मजूमदार भी बोला जाता है। जस्ट रिमेंबर, अगर ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि अमात्य या फिर मजूमदार किस पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को बोला जाता था, द आंसर विल बी फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट कम्स इंटीरियर मिनिस्टर। वो उसे बोलते हैं वकिया या फिर नवीस। ध्यान रखिएगा, 2 नाम है, वकिया या फिर नवीस। ये दोनों ही नाम इंटीरियर मिनिस्टर्स को लेकर के हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का सीधा सा मतलब ये होता है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखता है। जैसे राइट नाउ भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, राइट। होम अफेयर्स का मेन काम क्या है कि इंडिया के अंदर की सिक्योरिटी को संभालना। सेम लाइन्स पे इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि स्टेट के अंदर की सिक्योरिटी को संभालते थे। वकिया या फिर नवीस इनको बोला जाता था उस पर्टिकुलर समय के अंदर। नेक्स्ट कम्स कमांडर इन चीफ, यानी कि जो आर्मी के कमांडर है उनको क्या बोला जाता था? ही वॉज कॉल्ड अ सेनापति। ठीक है, और इनको बेसिकली उर्दू लैंग्वेज में सर ए नौबत भी बोलते थे, सर ए नौबत। बट ये ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो मराठास के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था, एंड दैट इज़ वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर ए नौबत जो है वो मराठास के समय में इस्तेमाल किया जाता था फॉर कमांडर इन चीफ, और इसी के लिए सेनापति को भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे, जो कि जैसे अभी हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उस तरीके से जो पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे उनको सुमंत बोलते थे, सुमंत या फिर उनको दाबीर बोलते थे। रिमेंबर, सुमंत या फिर दाबीर जो है ये फॉरेन मिनिस्टर को बोला जाता था। इसके अलावा जो मेन चीफ जस्टिस होते थे उनको न्यायाधीश बोलते थे, और जो हाई प्रीस्ट होते थे उनको पंडित राव बोलते थे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये अष्टप्रधान के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया, एंड यू हैव गॉट अ गुड आइडिया कि अष्टप्रधान क्या होते हैं और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस के ऊपर ही है, और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वाज कॉल्ड एज व्हाट। मतलब अष्टप्रधान के अंदर वो पर्सन जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते थे शिवाजी के साथ,
उन्हें क्या बोला जाता था? वॉज ही कॉल्ड पेशवा, सचिव, पंडित राव या फिर सुमंत? तो देखिए आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। ये देखो फॉरेन अफेयर्स को यहाँ पर सुमंत बोला जाता था, तो आंसर विल बी सुमंत। अगर आप पेशवा देखें तो पेशवा प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था। सचिव किसी की ग्रुप को भी, किसी ग्रुप के चीफ को बोला जाता था, किसी भी ग्रुप के चीफ को सचिव बोला जाता था। पंडित राव यहाँ पर प्रीस्ट को बोला जाता था और सुमंत जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को बोला जाता था। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन 1995 के बाद 1998 के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 1674 में जो अष्टप्रधान का सिस्टम है उसको शिवाजी लेकर आए थे और तब से ये पर्टिकुलर सिस्टम मराठा अंपायर के साथ ही रहता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2000 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर शांभाजी? मतलब शांभाजी के डेथ के बाद कौन वो पर्सन था जिसने मराठा अंपायर को संभाला था? राइट, वॉज इट राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या फिर नानाजी देशमुख? देखिए मराठा अंपायर में बहुत ही कम नाम फेमस हुए हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बेसिकली वो पर्सन थे जिन्होंने शांभाजी की डेथ के बाद मराठा अंपायर को संभाला था और उन्होंने शाहू जी की मदद की थी। जो शाहू जी थे उनकी उन्होंने मदद की थी बाय विनिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मराठा सरदार्स। जो बाकी जितने भी मराठा सरदार्स थे उन सबको जीतने में और आगे बढ़ने में शाहू जी की मदद करने वाले कौन थे? इट वॉज बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा बालाजी विश्वनाथ कौन थे? ये एक पेशवा हुआ करते थे जिन्होंने मराठा अंपायर शाहू जी की मदद की थी बाकी सारे मराठा सरदार्स को जीत करके उनका जो ओवरऑल प्रोमिनेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए। सो मराठा अंपायर से जैसा आपने देखा बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आखिरी क्वेश्चन आया था वो 2000 के अंदर आया था। उसके बाद अभी तक मराठा से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आई सजेस्ट कि आप इसको पूरी तरीके से स्किप ना करें। आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि मराठा से रिलेटेड है, सेकंड जो स्क्रिप्ट है या फिर जो लैंग्वेजेस है मराठास की वो, या फिर जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, किताबें हैं, ये सब चीज़ें। थर्ड अष्टप्रधान जो है यानी कि जो उनका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। देखो बिकॉज इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। और तीसरा जितने भी इंपॉर्टेंट पेशवाज रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मराठा सरदार्स रहे हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस पर्टिकुलर वीडियो से। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्सेस। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर वीडियो बना करके या फिर आपको किसी भी तरीके से गाइड करने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।